क्या आपका फ़ोन आपकी जेब में रहता है? लेकिन फ़ोन जेब में है तो क्या आपकी डिजिटल ज़िंदगी सुरक्षित है? क्या आपकी डिजिटल ज़िंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा है? आइए जानते हैं। रात के 2:17 पूरा शहर सो रहा था। सड़कें खाली थी। लाखों लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। इन लोगों में एक ऐसा आदमी था जो सो रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी डिजिटल दुनिया बिखर जाने वाली है। उनका मोबाइल उनके पास टेबल पे ही रखा हुआ था। उनका फ़ोन चालू भी था, स्विच ऑन भी था। सिम कार्ड भी फ़ोन में लगा हुआ था। दरवाजे घर के सारे बंद थे, लाइटें सारी बंद थी। उनका बैंक अकाउंट भी सेफ था। उस आदमी का यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग सब कुछ सुरक्षित था। उसका ईमेल, पासवर्ड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन वो भी एकदम सिक्योर था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसी समय कहीं दूर बैठा हुआ एक अटैकर उसके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की तैयारी बना चुका था। उसने ना तो उसका मोबाइल फ़ोन चुराया, ना वो उसके घर में घुसा, ना ही कोई वायरस उसके फ़ोन पे छोड़ा। और ये कोई हॉलीवुड की मिस्ट्री साइबर अटैक की स्टोरी नहीं है। फिर भी कुछ घंटों बाद उसी व्यक्ति के बैंक खातों में से लाखों रुपए गायब हो गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका फ़ोन अभी भी उसके पास ही था, जो टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन उसकी डिजिटल पहचान अब उसके पास नहीं थी। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि साइबर अटैक का मतलब किसी कंप्यूटर को हैक करना ही होता है, लेकिन आज की 21वीं सदी में साइबर अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक हमला कंप्यूटर के ऊपर नहीं होता है, बल्कि इंसानों के दिमाग पे होता है। और ये सिम स्वैपिंग इसी का सबसे बड़ा एक खतरनाक एग्जाम्पल है। आज के ये वीडियो में सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी लेसन नहीं समझाने जा रहा हूँ। ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी है जिसमें अपराधी भी है, पीड़ित भी है, विक्टिम भी है, अटैकर्स भी है, मोबाइल कंपनियां भी हैं, बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, साइबर सिक्योरिटी की पुलिस फोर्स भी इसमें है, और शायद आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कहानी का अगला शिकार कोई भी बन सकता है। तो ये कहानी है सिम स्वैपिंग साइबर अटैक के बारे में। तो आइए आगे जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले भारत में एक महिला डॉक्टर सुबह अपने काम के लिए तैयार हो रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। जनरली उन्होंने क्या सोचा होगा, शायद टावर की प्रॉब्लम होगी, टावर नहीं मिल रहा है। उन्होंने फ़ोन को रिस्टार्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें से सिम कार्ड भी निकाला। सिम कार्ड निकाल के वापस सिम कार्ड लगाया, फिर भी नेटवर्क वापस नहीं आया। उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। उसी समय किसी और के फ़ोन में उसके नंबर के ऊपर एक OTP आ रहे थे। मतलब उनका जो नंबर था उसके OTP किसी और के पास जा रहे थे। उनके बैंक अकाउंटेंट्स की रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो गई, क्योंकि OTP उसको मिलने लगे थे। और कुछ ही घंटों बाद लाखों रुपए गायब हो चुके थे। आप ज़रा सोचिए, फ़ोन उसके पास था, सिम कार्ड भी उसी के पास था, लेकिन OTP है वो किसी और के पास जा रहा था। फिर अपराधी बैंक तक कैसे पहुंच गए? सारी चीज़ें जब उन्हीं के पास थी, तो भी अपराधी क्या बैंक में जाके बैंक लूट के उन्होंने क्या अकाउंट में से पैसे निकाल लिए? तो ये सिम स्वैपिंग की दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देने चाह रहा हूँ कि सिम स्वैपिंग अटैक क्या होता है। लेकिन इसके पहले हमें एक बात समझनी होगी। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती चीज़ क्या है? अगर मैं आपसे ही पूछूं कि भाई सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, भाई पैसा सबसे कीमती चीज़ है। कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरा बैंक अकाउंट सुरक्षित है, सेफ है, वो सही है।
कुछ लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित है, लेकिन डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है वो है आपकी पहचान। और आपकी डिजिटल पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा आपका मोबाइल नंबर होता है। आज आपका मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, आपके गूगल पे और यूपीआई से भी जुड़ा हुआ है, ईमेल से भी जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अकाउंट जो भी आप यूज करते हो उन सब जगह आपका मोबाइल नंबर कनेक्टेड है। इवन आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ भी आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। किसी भी ईमेल की पासवर्ड की रिकवरी के लिए भी आपका मोबाइल नंबर सबसे जरूरी है। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपके मोबाइल नंबर के ऊपर कंट्रोल एक बार ले ले तो आपकी पूरी डिजिटल दुनिया के दरवाजे के लिए ओपन हो जाते हैं। एक बार आपका मोबाइल नंबर आपकी डिजिटल पहचान आपसे छीन ली, उसके बाद सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका कमांड ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जरा अपराधी की नजर से देखते हैं, मतलब अटैकर के लेवल के हिसाब से अगर हम सोचे, अगर उसे आपका बैंक अकाउंट खाली करना हो तो वो क्या करेगा? बैंक जाएगा। पर ये उसके लिए इजी है? ये उसके लिए बिल्कुल इजी नहीं है, ये बहुत कठिन चीज है। क्या वो बैंक के सर्वर को तोड़ेगा? क्या वो आपके मोबाइल के अंदर वायरस डाल देगा? ये चीज पॉसिबल है, लेकिन ये चीज करनी बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है कि सब जगह को जब राउंड रॉबिन करके देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंटर में आगे क्या खड़ी रहती है कि भाई मोबाइल नंबर। बैंक में जाने के बाद भी शायद कई बार ओटीपी आता है, बैंक के अंदर खड़े हो तो भी बैंक का मैनेजर बोलता है सर ओटीपी दे दीजिए ना। ठीक है, तो मोबाइल नंबर इज अ की फैक्टर, इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। हर सिम स्वैपिंग हमला एक ही चीज से शुरू होता है और वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। अपराधी आपका नाम ढूंढता है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ढूंढता है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, किस कंपनी में आप काम करते हो, कौन कौन से सोशल मीडिया आप यूज करते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। और इन सारी चीजों के अलावा जो पुराने डेटा ब्रीच के रिपोर्ट्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं उनमें से भी आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार नकली केवाईसी के लिए कॉल भी करते हैं। एक बार बैंक अधिकारी बनकर वो आपके घर भी आ सकते हैं। कई बार मोबाइल कंपनियों का कर्मचारी बनकर आपसे बात कर सकते हैं और धीरे धीरे वो आपके बारे में उतना जान लेता है जितना शायद आपके रिश्तेदार भी आपके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, और यहीं से शुरू हो जाती है उनकी सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग यानी कि इंसानों को धोखा देने की एक कला, ऐसा आप समझ सकते हो। अब आपका फोन आएगा, सर आपकी सिम है जो 5G में अपग्रेड हो सकती है। या तो ऐसा भी आ सकता है, मैडम आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, आपका नंबर बंद होने वाला है, आपको एक ओटीपी आएगा। और यही हजारों लोगों की गलती हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कई मामलों में पीड़ित कोई ओटीपी भी नहीं बताता है, फिर भी उनका सिम स्वैप हो जाता है। कैसे? बिना ओटीपी के भी आप हैक हो सकते हो। ठीक है, और ये रियलिटी है, क्योंकि अपराधी के पास पहले से ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। वो सिम को रिप्लेसमेंट करवाने के बहाने से मोबाइल कंपनी की जो शॉप्स होती है या तो टेलीकॉम शॉप वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होती है वहाँ पे जाके वो बोलते हैं कि मुझे एक नई सिम चाहिए, नया सिम कार्ड चाहिए। अगर कभी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस कमज़ोर पड़ जाए, जल्दी जल्दी में काम करने के चक्कर में कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं करते, तो वही नंबर नए सिम कार्ड पर एक्टिव हो सकता है। और जैसे ही नया सिम कार्ड एक्टिव होगा, आपके पास पुराना सिम कार्ड बंद हो जाएगा। और यही वो समय है जहाँ पे पूरा खेल बदल जाता है। नया सिम कार्ड उसने अपने नाम पे इश्यू करवा लिया, नया सिम इश्यू होते ही पुराना सिम कार्ड बंद हो जाता है, उसका नेटवर्क गायब हो जाता है। अब आप सोचिए जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो क्या देखता है?
कि मोबाइल के अंदर कोई भी सर्विसेज नहीं है, ना नेटवर्क आ रहा है, सारे कॉल्स भी बंद हो गए, एसएमएस बंद हो गए। अपराधी क्या देखता रहता है? ओटीपी वेरिफिकेशन कोड, और सबसे पहले वो बैंक अलर्ट को बाईपास करके जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स हैं, सारे सोशल मीडिया और ईमेल एड्रेस, उस पे जाके सबसे पहले रिकवरी में पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, वही ओटीपी की मदद से। अब वो सारे ओटीपी नए मोबाइल, नए सिम पे आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी अटैकर के पास मौजूद है। ठीक है, ईमेल आईडी, एक बार आपका ईमेल आईडी चेंज हो जाता है तो मोबाइल नंबर भी उसी के पास है, सारे ओटीपी उसी के पास जाएंगे। ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर गया है, उसका एक्सेस उसको मिल गया, तो ईमेल से आने वाले भी सारे ओटीपी अब उसी के पास है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपराधी सबसे पहले बैंक अकाउंट पर हमला करेगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। उसका पहला निशाना होता है ईमेल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ईमेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अल्टरनेट आईडी की तरह ईमेल आईडी का भी यूज़ होता है। प्राइमरी में आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, सेकेंडरी में आपका ईमेल आईडी हो सकता है। तो फ़ोन नंबर तो मैंने जैसे बताया ऑलरेडी उसी के पास है, तो फ़ोन नंबर पे तो जो भी ओटीपी आने वाले वो तो उसको ही मिलने वाला है। लेकिन ईमेल के ऊपर भी जितने आपके ओटीपी आएंगे वो भी सारे ओटीपी उसी के कंट्रोल में है, और उसके बाद वो एक एक करके सारी चीज़ें स्टार्ट करता है चेंज करने की। सोशल मीडिया सारे आपके चेंज करके ओटीपी ले लिए, उसी को जा रहे हैं, सारे अकाउंट हैक। उसके बाद आपके जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक से लिंक है उनको पासवर्ड चेंज कर देगा, प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर देगा, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर देगा, सारे ओटीपी भी उसी के पास जा रहे हैं, तो वो भी आपके गए। पैसे निकलने भी शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मीडिया आपके होंगे, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, उन सब के भी आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या हो जाता है, पैसे आखिर कहाँ गए, कहाँ जाते हैं? क्या अपराधी सीधे अपने खातों में वो पैसे भेज देता है? कभी भी ऐसा वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है प्रॉपरली। इसीलिए वो मनी मूल अकाउंट का उपयोग करते हैं। मनी मूल यानी ऐसे खाते जो किसी और के नाम पे होते हैं। कभी नौकरी का लालच देकर अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, या तो थोड़ा कमीशन की लालच देकर अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, या तो कोई रेंट पे भी अकाउंट वो लोग ले लेते हैं। कभी फर्जी दस्तावेज से भी कोई अकाउंट खोल देते हैं, आजकल हम सुनते आते हैं। फिर वो खाते के जो भी फर्जी खाता है उसके अंदर वो पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहां से फिर वो दूसरे अकाउंट में डालते हैं, और वहां से वो तीसरे अकाउंट में और चौथे अकाउंट में, ऐसे वो 4-5 अकाउंट घूम के लास्ट में उनको जिस अकाउंट में वो पैसे डलवाने हैं वहां पे वो पैसे शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि बैंक वाले इजीली ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, पूरी बुलबुलैया की मायाजाल बना के वो लोग बैठ देते हैं। अब जरा जो विक्टिम है उसकी स्थिति क्या होगी आप खुद सोचिए। ना उसने कुछ किया है फिर भी वो पैसा उड़ गया है, उसका नेटवर्क बंद है, उसे लगता है कि ये टेलीफोन की समस्या होगी, एयरटेल के टावर की या जियो के टावर की समस्या होगी। अब तक तो उससे सच्चाई समझ शायद आ गई होगी। कभी कभी तो लोगों को 2-2 दिन तक समझ ही नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि भाई टावर का काम चालू है या मेरे घर में कोई काम चालू है। उसमें भी कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा बोलते कि हाँ भाई मेरे में भी थोड़ा टावर नेटवर्क कम आ रहा है, तो अपन तो वही थ्योरी मान के, सच मान के चले जाएंगे। और यही आता है 1930, ये नंबर हमेशा याद रखना, ये भारत की नेशनल साइबर फ्रॉड की हेल्पलाइन का नंबर है। अगर आपके साथ या आपके मोबाइल के अंदर कभी भी अचानक से नेटवर्क गायब हो जाए तो उसको कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी बैंकिंग सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, इन सब जगह पे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो कभी भी इसको हल्के में ना लीजिए। 5 से 7 मिनट का इंतज़ार करके सबसे पहले अपनी 1930 पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर लीजिए, ताकि उनकी मदद से जो भी आपके मनी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उनको आप अटका सकते हो, उनको आप सील करवा सकते हो, उनको आप स्टॉप करवा सकते हो। जिस तरह से स्टॉप पेमेंट का वर्ड हम चेक में यूज़ करते हैं, वैसे इसमें भी सारी चीज़ें आप फ्रीज कर सकते हो ऑन द स्पॉट। अब एक सवाल जो लगभग हर पीड़ित पूछता है, मोस्टली हर विक्टिम के मुंह पे ये सवाल आता है, क्यों बैंक पैसा वापस देती है? अगर पैसा गलती से चला गया तो पैसा आ सकता है? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, कई बार ना भी हो सकता है। हर मामला अलग अलग लेवल का होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। बैंक अपनी तरफ से
खुद एक इन्वेस्टिगेशन और जांच करती है। उनके जो साइबर सेल है वो लोग भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रिपोर्टिंग का समय देखा जाता है, ग्राहक की जो भी भूमिका है उसको भी देखा जाता है। सुरक्षा में कभी भी कहीं भी कोई भी चीज़ अनदेखी नहीं की जा सकती है। लेकिन ऑलरेडी आपके पैसे तो चले गए हैं, अब वो पैसे बैंक को आपको प्रोवाइड करने हैं तो बैंक डायरेक्टली वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट के भी ऐसे लॉ है, साइबर के भी ऐसे लॉ है कि भाई गलती आप करो या ना करो तो कुछ लिमिटेड अमाउंट आपको रिटर्न मिल सकती है, सारी की सारी नहीं मिल सकती है। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके शिकायत दर्ज कर दो तो पैसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैसा गया तो वापस कैसे आता है, ये भी एक प्रश्न विक्टिम के दिमाग में होता है। लेकिन दोस्तों इस कहानी का सबसे बोलते हैं ना दर्दनाक हिस्सा कि पैसा चोरी होना नहीं है, असली दर्द तब शुरू होता है कि जब विक्टिम को बैंक के अंदर फोन करके उसको इंतजार जो करना पड़ता है, वो जो पेशेंट वाला जो टाइम लाइन होता है, बैंक बोलेगी 10 दिन बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो वो जो टाइमिंग है, वो जो गैप है, वो एक बहुत दर्दनाक होता है। उसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, ठीक है, क्योंकि पैसे चले गए हैं, अपने को भी पता है लाखों रुपए चले गए हैं, तो वो आने में टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ज़रूर याद रखना, कोई भी साइबर फ्रॉड होता है विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर आप पुलिस स्टेशन साइबर सेल में 1930 के ऊपर अपनी कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर कर दे। ये जल्दी से जल्दी रास्ता है कि आपके सारे बैंक अकाउंट्स को वो फ्रीज कर देंगे, और जितनी जल्दी कंप्लेंट लिखोगे उतनी जल्दी ही आपकी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर देंगे और आपके पैसे रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी गलती से भी हो जाता है, कभी कभी इंटेंशनली भी हो जाता है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या सिक्योर करके रखनी चाहिए, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि एक छोटी सी चीज़ जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन वो छोटी सी चीज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है, वो बहुत गंभीर परिणाम रूप बहुत ही डेंजर चीज़ है। और ये पूरा सिस्टम इसी के ऊपर चलता है। ठीक है, तो पैसा कई खातों से गुजरते हुए और फिर एक रिकवरी जो होती है वो आपकी कठिन हो जाती है। और यही कारण है कि साइबर अपराध की दुनिया में कहावत है कि फ्रॉड के बाद सबसे कीमती चीज़ पैसा बिल्कुल नहीं है, टाइम है। ये हमेशा याद रखना, साइबर फ्रॉड के अंदर पैसा तो चला ही जाएगा, आपका अकाउंट हैक होने के बाद पैसा तो जाना ही जाना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और कीमती चीज़ क्या है, आपका टाइम, समय। जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट लिखवा दो, जितनी जल्दी हो सके खुद दौड़ के बैंक जा सकते हो, नज़दीकी कोई बैंक है तो वहाँ पे जाके भी वो चीज़ आप स्टॉप करवा सकते हो। इसके बाद आरबीआई वाला भाग एंगल के तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर आरबीआई के ग्राहक सुरक्षा के लिए कई निर्देश ऑलरेडी जाहिर कर दिए हुए हैं। काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट भी हम टीवी के ऊपर देखते हैं। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, हर केस अलग अलग लेवल का होता है। जांच में ये देखा जाता है कि ग्राहक ने कितनी जल्दी रिपोर्ट किया है, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, और ये फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि यही चीज़ सबसे मेन है। हैकिंग, पैसा चोरी, ये होना ही होना है। देखो ये हमेशा याद रखना, अगर आप आपकी डिवाइस हैक हो चुकी है, पैसा आपका जाने वाला है वो कंफर्म ही है, लेकिन समय कितना बर्बाद कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। कितना जल्दी आप दौड़ भाग के अपनी चीज़ को स्टॉप करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। और हालांकि गूगल के ऊपर भी कुछ केसेस मैंने पढ़े हुए हैं, कुछ मैंने रीड किया हुआ है, उसमें भी यही है कि जितना जल्दी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा देते हैं तो पैसे वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही खातों में अभी तक वो पैसे पहुंचे हैं। तो अब बात करते हैं कि पुलिस टोटली किस तरह से जांच कर लेती है या किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट इसमें लग जाता है। कई लोगों को लगता है कि साइबर अपराधी कभी भी पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन सच्चाई हल्की सी अलग है। बैंकिंग सिस्टम बहुत पावरफुल हो चुके हैं, ठीक है, तो उनकी जो बैंकिंग ट्रेल सिस्टम है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्रीज जो है, आईपी एड्रेसेस जो है, जो डिवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन है, मोबाइल्स के रिकॉर्ड्स हैं, आपके लोकेशन का डेटा और मनी म्यूल के अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी म्यूल अकाउंट्स, इन सबको जोड़कर जांच आगे बढ़ती है। कई बार अपराधी दूसरे स्टेट में भी होते हैं, या तो दूसरी सिटी या तो कंट्री में भी होते हैं, और कई बार तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ के कीबोर्ड से ही आपका अकाउंट उड़ा भी लेते हैं।
लेकिन डिजिटल दुनिया में हर गतिविधि कुछ निशानी छोड़ देती है। जो बोलते हैं ना कि सुराग तो कहीं ना कहीं छूट जाता ही है, और ऐसे सुराग को ढूंढने के लिए ही साइबर सेल, रॉ एजेंसी भी कई बार इन्वॉल्व हो जाती है। अगर मिलिट्री या गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा अटैक हुआ है तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात क्या है कि अपराधी जो है, जो भी अटैकर है, वो आपके बैंक तक भी नहीं पहुंचा। उसने कोई सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। उसने कोई साइंस फिक्शन वाली टेक्निकल, बोलते हैं ना, तो पिक्चर में दिखा दे यूं करके यूं टेक्नोलॉजी घुमा दी और आपका अकाउंट हैक हो गया। उसने सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है। और 21st सेंचुरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी पहचान है, वो पैसे से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बोला था मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, यही पार्ट था। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। वॉइस क्लोनिंग भी आ चुका है, डीप फेक वीडियोस भी आ चुके हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट पहले से अब बहुत इजी हो चुका है। ये सारी टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत बढ़ चुका है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में ऐसे ही हमले और अधिक लेवल पे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे होंगे। इसलिए सुरक्षा का पहला कदम कभी भी एंटीवायरस नहीं होता है, अवेयरनेस होता है। तो जागो ग्राहक जागो, ये ऐसी बात है। आप भी अवेयर रहो, फैमिली को भी अवेयर करो, दोस्तों को भी अवेयर करो, अपने कलीग्स को भी ये सारी चीज़ें अवेयर करके साथ में चलो। तो इस वीडियो से 3 बातें हमेशा याद रखना। ये मैंने मेरे हिसाब से मुझे जो लगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला, OTP कभी भी सेफ होता है, ये मानने की गलती मत करना। दूसरा, अचानक नेटवर्क गायब हो जाए तो उसको कभी भी हल्के में या मजाक में मत लेना। तीसरा, अपने मोबाइल नंबर को सिर्फ एक मोबाइल नंबर मत समझना, क्योंकि वो आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये हमेशा याद रखना, आपका मोबाइल नंबर ही आपकी डिजिटल पहचान है। और वीडियो के लास्ट में शायद इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात यही थी कि कोई पैसा चुरा सकता है बिना बैंक गए। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये है कि जब आपको लगे कि ये सब कुछ सामान्य है, आपका फ़ोन आपके पास है, सिम कार्ड भी अपने पास है, फिर भी आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क या टावर नहीं है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं बड़ी सी गड़बड़ है। तुरंत अपने मोबाइल रिचार्ज टावर की जो भी कंपनी का कार्ड आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आप जाइए, तुरंत इसको चेक करवाइए। आगे कुछ ऐसी वीडियो भी बताऊंगा कि आपके आधार कार्ड, आपके मोबाइल नंबर, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। आधार कार्ड के ज़रिए भी काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके आधार कार्ड के नंबर से क्या क्या चीज़ें खरीदी गई है या कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैं सारी केस स्टडीज आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत आप अवेयर रहे। सिम स्वैपिंग है जो काफ़ी सालों से एक महत्वपूर्ण टेक्निक रही है। टेलीफोन ऑपरेटर कंपनीज जो होती है, या तो उनकी जो ऑफिस होती है, या तो उनके जो भी अफसर या जो भी उनके ऑफिस में वर्कर्स होते हैं, उनको ये चीज़ डिटेल में समझा के नया सिम परचेज करना, ये बहुत आसान चीज़ आजकल बन गई है। दूसरी बात कि जो भी मोबाइल कंपनीज है उसके अंदर जो इंटरनल लोग होते हैं, उन लोगों की भी कई बार इसके अंदर मिली भगत निकली हुई सामने आई हुई है। इसके बहुत सारे किस्से होते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे रखते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन को आप स्ट्रांगली अंडर कंट्रोल और मॉनिटर करते रहें। फेसबुक के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने लोग आपको जानते हो आपको कॉल कर लेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर मोबाइल नंबर पब्लिकली दिखाना ये हानिकारक हो सकता है। हाँ, अगर आपका बिजनेस फ़ोन नंबर है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो बात अलग है। लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी डालना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी रखना, वो सबसे ज़्यादा अनसिक्योरिटी माना जाता है। तो 5 चीज़ जो मैं लास्ट में आपको समझा रहा हूँ, वो हमेशा याद रखना कि आपका मोबाइल नंबर है वो विदाउट OTP हैक नहीं हो सकता। ऐसा गलत फहमी में मत रहना। OTP
दूसरा था ईमेल आईडी। सबसे ज़्यादा ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आते हैं, ठीक है, जो सिम स्वैपिंग करके नया सिम लेके पुराना सिम बंद होके वो चीज़ आसानी से हैक हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा हो जाता है, सबसे ज़्यादा ओटीपी आता है सेकंड लेवल पे ईमेल एड्रेस पे। तो हैकर जो भी अटैकर्स होते हैं, जो भी हैकर्स होते हैं, तो सबसे पहले आपका सिम कार्ड चेंज कर लेते हैं, अपने नाम पे नया सिम इश्यू करवा देते हैं ताकि आपका पुराना सिम कार्ड है वो बंद हो जाएगा। दूसरा है, सबसे पहले जाके वो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड चेंज कर देते हैं ताकि कुछ ऐसी बैंकिंग सर्विसेज है या कुछ ऐसे सोशल मीडिया या गूगल की कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसमें मोबाइल का ओटीपी नंबर डालने के बाद फिर से दूसरी बार आपको ओटीपी पूछता है कि भाई एक और सिक्योर लेयर, कि भाई दूसरी बार आपके ईमेल में हमने ओटीपी भेजा है, वो भी आप दूसरी बार डालो। डबल ओटीपी डालने के बाद आपके ईमेल या कुछ सर्विसेज के अंदर आप लॉगिन कर सकते हो। तो हैकर सबसे पहले यही चीज़ करता है, मोबाइल नंबर सिम स्वैपिंग हो जाने के बाद सबसे पहले आपके ईमेल का पासवर्ड चेंज कर लेगा ताकि मोबाइल के ओटीपी और ईमेल के ओटीपी, वो सारे ओटीपी किसके कंट्रोल में होंगे, पूरे के पूरे अटैकर के कंट्रोल में होंगे। और उसके बाद वो नोटिफिकेशन डिसेबल कर देगा ताकि वैसे भी आपके मोबाइल में टावर तो आने वाला है नहीं क्योंकि आपका सिम बंद हो चुका है, फिर भी वो ये सारी सर्विसेज के अंदर जो भी नोटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं उसको सबसे पहले वो डिसेबल करना शुरू करता है। तो पहला है, हमेशा याद रखना, इसकी एक शॉर्ट समरी आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है कि उसने आपका सिम स्वैप करके नंबर अपने नाम कर लिया। दूसरा, मोबाइल में जितने भी ओटीपी आ रहे हैं उस सारी ओटीपी को यूज़ करके उसने पैसे भी चुरा लिए, इन्फॉर्मेशन भी स्वैप कर ली, मतलब इन्फॉर्मेशन की भी हेरा फेरी कर ली। और उसके बाद चौथा था कि ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर लिया। ईमेल आईडी में जो भी ओटीपी आते हैं वो भी सारे उसके कंट्रोल में आ गए। तो ये थी एक आपको जनरल अवेयरनेस के लिए एक स्टोरी बनाई थी मैंने कि जिससे आपको पता चले कि आपका मोबाइल नंबर कितने लेवल का इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसे ही अपन किसी को भी मोबाइल नंबर देते हैं, घर पे अगर कोई कुरियर के लिए आता है वो बोलते हैं सर आपका मोबाइल नंबर दे दो, तो हम इजीली नंबर दे देते हैं। तो मोबाइल नंबर उसी को दो। अब क्या करते हैं, देखो ये ऐसे ही कंपनियां कमाती है, मोबाइल नंबर शेयर कर देते हो, उसके बाद क्या इंस्टॉल करते हो, ट्रू कॉलर। क्यों? क्योंकि टेंशन हो जाता है कि अरे किसका मिस कॉल है, अरे ये किसने फ़ोन किया था, कुछ अलग भाषा में बोल रहा था, ये कौन होगा, मेरे को टेंशन हो गया है। तो पहले तुम मोबाइल नंबर सब जगह डिस्प्ले में लगा देते हो, सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ, जहाँ कोई नंबर मांगे, होटल में खाना खाने जाते हो, वहाँ भी जो सर्विस का फॉर्म आखिरी में फॉर्म भरवाते हैं कि भाई हमारा खाना कैसा लगा था, वहाँ भी अपना मोबाइल नंबर देके आ जाओगे। तो जब मोबाइल नंबर इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो सब जगह पे, तब आपको कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन अननोन नंबर से एसएमएस आना, अननोन नंबर से फ़ोन कॉल्स आना, उसके बाद फिर आपको मेंटली ऐसा सोचते हो कि अरे यार ये किसका नंबर होगा, अरे यार ये किसका नंबर होगा। तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो, कई बार तो प्रीमियम यूज़र के लिए पैसे भी खर्च करते हो कि भाई यार प्रीमियम वर्जन में ले लेता हूँ ताकि मुझे उसका एड्रेस भी मिल जाए। तो ये सब गलतियाँ मत करो, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन देना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बट द थिंग इज मेक योर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, इजीली एक्सेसिबल किसी से भी ना हो, ओके। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आते हैं, बैंकिंग सेक्टर से फ़ोन आते हैं, आराम से उनसे बात करो, वो भी जॉब करते हैं इसलिए वो आपको कॉल करते हैं। उनसे आराम से बात करो और उनको बोलो कि हम हमारी नज़दीकी जो भी ब्रांच है, जो भी शाखा है, वहाँ पे जाके हम रूबरू मिल के बात कर लेंगे, फ़ोन में मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा बोल के आप फ़ोन रख सकते हो, ठीक है। तो ये थी सिम स्वैपिंग की एक छोटी सी कहानी। तो अपना आधार कार्ड कैसे लॉक रखना है वो आगे की वीडियो में जानेंगे। सिम कार्ड को कैसे सिक्योर रखना है, आजकल के जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आते हैं उसमें सिम लॉक करके भी एक ऑप्शन आता है, जो मैं आपको आगे की स्टोरी में बताना भूल गया था। लेकिन सिम लॉक करके भी एक ऑप्शन आता है, तो वो ऑप्शन ऐसा होता है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है बाई चांस, और अगर आपका सिम कार्ड कोई मिसयूज़ करने की ट्राई करता है, तो जनरली वो नहीं कर पाएगा। जैसे ही सिम कार्ड लगाएगा उसके अंदर उसको कोड डालना पड़ेगा, सिक्योरिटी पैटर्न डालना पड़ेगा, तब जाके वो सिम अनलॉक होता है और कहीं ना कहीं वो सिम स्वैपिंग को भी सिक्योर कर सकता है। तो अवेयरनेस में रहिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को हो सके उतनी प्राइवेट रखिए, जिसको देनी है उतनों को ही वो इन्फॉर्मेशन दे। होप आपको ये वीडियो में से कुछ सीखने समझने ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग अवेयरनेस के वीडियो में विथ केस स्टडी अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, अपनी इन्फॉर्मेशन का भी खूब ख्याल रखें। जय हिंद।